नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसमें हम आपके सारे डाउट्स का फंडा क्लियर है करेंगे। आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश क्राउन। मतलब कि हमारे देश का संवैधानिक विकास ब्रिटिश ताज के समय पे कैसे हुआ था, और ये हमारा पार्ट 2 है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत छोड़ के जाना पड़ा और सारा का सारा शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। 1857 में भारत की क्रांति का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम क्रांति थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध इन जगहों पर भी फैल गई। इस फैले क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप ऐसा बदला कि लोगों के बीच ब्रिटिश राज के प्रति इतना विद्रोह बढ़ गया कि वो किसी भी तरह इस शासन को हटाकर ही दम लेना चाहते थे। इसलिए कई महत्वपूर्ण नायक इस क्रांति से जुड़े, जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब और टांटा टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, राजस्थान से जयदयाल सिंह, और ऐसे ही कई नायकों ने इस क्रांति को उभारा और अंत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। और इसी के बाद ब्रिटिश ताज का आगमन हुआ। तब ब्रिटिश क्राउन में किया गया पहला एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 था। इस एक्ट के द्वारा भारत के शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया और गवर्नर जनरल के नाम को वाइसरॉय कहा जाने लगा, और यह ब्रिटिश ताज के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गए, और लॉर्ड कैनिंग हमारे देश के प्रथम वाइसरॉय बने। और इस एक्ट के द्वारा भारत के राज्य सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को बनाया गया, और ये पद के पास भारतीय प्रशासन मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति थी। और दूसरा एक्ट आया 1861 में, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1816। तब ब्रिटेन में लोकतांत्रिक सरकार आ गई थी, इसलिए अब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थोड़े अच्छे कानून बनाने लगे, जिसमें हम भारतीयों को थोड़ा अधिकार मिले। इसीलिए उन्होंने हमारे देश के कानून बनाने की प्रक्रिया में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मतलब भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की। इस एक्ट के द्वारा अब वाइसराय को आपातकाल में ऑर्डिनेंस जारी करने की अनुमति दे दी गई। मतलब अब वो बिना परिषद में डिस्कस किए अपने से कोई भी कानून बना सकते हैं। अब तीसरा एक्ट आया 1892 में, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 कहा गया। इसके आने के कारण को पहले जानते हैं। हुआ क्या था कि पहले एक्ट में केवल भारतीयों को परिषद में बैठने का अधिकार था, कुछ बोलने का नहीं। बस आपको ये बता दिया जाता था कि ये कानून आया है और ये कानून अच्छा है बुरा है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो भारतीयों को लगने लगा कि ये कानून सही है गलत है, उससे मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो जाने ना जाने से कोई फायदा ही नहीं है। और फिर भारतीयों ने इसका विरोध किया और इसके फलस्वरूप ये एक्ट आया। इसमें ये चेंज आया कि अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स को सरकारी मतलब ऑफिशियल और भारतीयों को गैर सरकारी मतलब नॉन ऑफिशियल माना जाता था, और इन्हें वाइसरॉय नॉमिनेट करते थे। इनकी कुल संख्या 5 थी, जिसमें 4 लोग नॉमिनेट होते थे प्रोविंशियल असेंबली से, और एक नॉमिनेट होके आता था चैम्बर ऑफ काउंसिल इन कोलकाता से। दूसरा चेंज ये आया कि अब केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को एनुअल बजट मतलब वार्षिक बजट पर बहस करना तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। परंतु इसमें आप क्या पूछने का अधिकार दिया था? क्या बिल आया है, पर आप ऐसा नहीं पूछ सकते थे कि क्यों आया है। मतलब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, और ये अधिकार आपको आगे के एक्ट में मिलेगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगी।
फाइनेंस बिल पर वोटिंग अलाउड नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा चेंज ये आया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में एडिशनल मेंबर को बढ़ाया गया और वो आते थे अलग अलग जगह से सेलेक्ट होके। कुछ आते थे यूनिवर्सिटी से, कुछ आते थे डिस्ट्रिक्ट से, कुछ आते थे म्यूनसिपैलिटी से, कुछ आते थे जमींदारों से। चौथा एक्ट आया 1909 में, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा गया। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से नए पद को बनाया था, जो था सेक्रेटरीट, और वाइसरॉय मिलकर कानून बनाते थे। इसीलिए इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि मॉर्ले हमारे देश के सेक्रेटरी और मिंटो हमारे देश के वाइसरॉय थे। इस एक्ट से भारतीयों को लेजिस्लेटिव, जहां पे कानून बनता है, और एग्जीक्यूटिव, जहां से कानून को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, दोनों में भारतीयों को जगह मिली। और इसी एक्ट से भारतीयों को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार मिला। हुआ क्या कि अब अंग्रेजों को लगने लगा कि भारतीय मजबूत हो गए हैं और वो अपनी बात मनवाने लगे हैं। इसीलिए उन्होंने फूट डालने के लिए मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब अलग इलेक्शन की व्यवस्था की, और इसी के बाद मुस्लिम्स और हिंदू में फूट आने लगी। उनको ऐसा लगने लगा कि हिंदू लोग मुस्लिम को डोमिनेट कर देंगे और उन्हें माइनॉरिटी बन के रहना पड़ेगा। चौथा नया एक्ट आया 1919 में, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। और इसी टाइम पे मॉन्टेग्यू हमारे देश के सेक्रेटेरिएट थे और चेम्सफोर्ड देश के वाइसरॉय थे, और इसीलिए इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इस एक्ट में कुछ व्यक्तियों को डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी गई। तो हुआ क्या, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। इसलिए ब्रिटिशर्स काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। उन्हें डर था इस बात का कि कहीं 1857 की तरह एक नया विद्रोह ना हो जाए, और इसलिए वो भारत को तोड़ने के लिए एक नया चेंज लाए। और उन्होंने कम्युनिटी बेस पे सेपरेट इलेक्शन कर दिया, मतलब सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, हिंदू, मुस्लिम, सब के लिए सेपरेट इलेक्शंस होंगे। और उन्होंने कानून बनाने के सब्जेक्ट्स, मतलब विषयों को सेंटर और प्रोविंस, मतलब प्रांतों में बांट दिया कि कुछ विषयों पर केंद्र कानून बनाएंगे और कुछ विषयों पर प्रांत कानून बनाएंगे। और इस एक्ट के द्वारा 2 सदन बनाए गए सेंट्रल लेजिस्लेचर में कानून बनाने के लिए। दूसरा रूल आया, डायरकी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया प्रोविंसेस में, मतलब नियम और कानून 2 टाइप्स में रखे गए, एक रिजर्व रखे गए, एक जनरल रखे गए। जो रिजर्व थे वो वाइसरॉय के अंडर होते थे और इस सब्जेक्ट पे वाइसरॉय और उनके मेंबर्स कानून बनाते थे। अब 6th एक्ट आता है 1935 में, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहा गया। और अभी हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का 75% इसी एक्ट से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उस टाइम का अब तक का सबसे बड़ा एक्ट था, जिसमें 321 सेक्शंस, 14 पार्ट्स और 10 शेड्यूल्स थे। और इसी एक्ट ने सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाया। प्रोविंशियल सीट्स को भरने के लिए प्रोविंशियल इलेक्शन का आयोजन कराया गया, और जिसमें 30 मिलियन से भी ज़्यादा लोग वोट करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट द्वारा ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई थी। प्रोविंसेस जो थे ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, पर प्रिंसली स्टेट्स को कंपलसरी नहीं था, उनकी मर्जी कि वो ज्वाइन करे या नहीं। तभी प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उन्होंने फेडरेशन ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। इस एक्ट के द्वारा डायरकी को प्रोविंसेस में समाप्त कर दिया गया और सेंटर में, और इसी एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये देश की करेंसी और क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए किया गया था। अब तो हद हो गई, कम्युनल बेस पे सेपरेट इलेक्शन की स्थापना करा दी गई। मतलब अब हिंदू के अंदर भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, वीमेंस एंड लेबर के लिए अलग इलेक्शन का आयोजन करा दिया गया।
और आगे इस एक्ट के तहत ईयर 1937 में फेडरल कोर्ट की स्थापना कराई गई, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है। और लास्ट एक्ट था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें हम भारतीयों को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया को इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद वाइसरॉय के पद को समाप्त कर दिया गया और वापस गवर्नर जनरल को अपॉइंट कर दिया गया, और इसी के बाद हमारे देश को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। सो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। आई होप आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।